देखिए बालकृष्ण के पूरे हफ्ते के एपिसोड्स बैक टू बैक हर रविवार शाम 8:30 बजे से सिर्फ दूरदर्शन नेशनल पर। तारीख के पन्ने पलटो तो क्या क्या तस्वीरें रक्सा हैं। लाखों का लहू रक्षा रक्षा, अब इन पन्नों की जीनत है। मीरास की खेती का सोना जो इन नस्लों के हाथ लगा, वो उन नस्लों का तोहफा है जो छूट गईं पर जिंदा हैं। तारीख के पन्ने फिर पलटो, फिर याद करो हर कुर्बानी। मीरास की खेती का कुंदन दामन दामन भरते जाओ। मीरास की खेती का कुंदन दामन दामन भरते जाओ। आज़ादी की जंग चाहे दुनिया में कहीं भी लड़ी गई हो, कितने भी लोगों ने कुर्बानियां दी हों, कुछ नाम ऐसे होते हैं जो तारीख में दर्ज हो जाते हैं, सब्त हो जाते हैं। बाकी जाबाजों की किस्मत गुमनाम होना होती है। हिंदुस्तान की जंग आज़ादी में भी हर फिरके, हर मजहब, हर कौम, हर जात के लोगों ने शिरकत की, जाने कुर्बान की, जेल की सऊबतें सही, मुल्क बदर हुए, अकेलेपन में सलाखों के पीछे कमर तोड़ मेहनत की। मगर इनमें से कुछ ही हैं जिनको हमने याद रखा, बाकी सब गुमनामी के अंधेरों में खो गए। इसलिए नहीं कि उनकी कुर्बानी उन लोगों से जिन्हें हमने याद रखा कुछ कम थी, बल्कि इसलिए कि तारीख में ऐसा ही होता आया है। गुमनाम जाबाज में हम उन शहीदों का जिक्र करेंगे जिनकी याद को लगभग भुला दिया गया है, सिवाय कुछ मौक़ों के या कौमों के एक हिस्से में या मुल्क के किसी एक हिस्से में जहां उनकी याद आज भी जिंदा है। बाकी मौक़ों पर हम उन्हें याद नहीं करते। 1857 से लेकर 1947 तक उभरने वाली तहरीकों में हर मज़हब, हर कौम के लोग शिरकत कर रहे थे। न औरतें पीछे थीं, न मर्द। सब अपनी अपनी तरह कुर्बानियां दे रहे थे। हर शख्स अपने अपने तरीके से बगावत की राह पर चल रहा था। कुछ हथियारबंद लड़ाई लड़ रहे थे तो कुछ अहिंसा का परचम लहरा रहे थे। कुछ बगावत करने वालों की परवरिश कर रहे थे तो कुछ सीधी मदद कर रहे थे। कुछ ऐसे भी थे जो छुपकर बगावत की राह पर चलने वालों का साथ दे रहे थे। सिर्फ मुल्क में ही नहीं, मुल्क से बाहर भी जो हिंदुस्तानी रह रहे थे वो भी इस लड़ाई में, इस जंग में शामिल थे। इन हिंदुस्तान से बाहर रहने वाले हिंदुस्तानियों ने लगातार जद्दोजहद का हिस्सा बने रहना अपनी जिम्मेदारी समझा। अखबार निकाले, तंजीमें बनाई, हिंदुस्तान में बसने वाली तंजीमों को लगातार मदद पहुंचाई। यहाँ हो रहे जुल्म के बारे में सारी दुनिया को रूबरू कराया। 7 समंदर पार बरसों ये जद्दोजहद जारी रही और जब अपनी जान कुर्बान करने की ज़रूरत पड़ी तो वतन वापस लौट आए। यार भगत, तू तो अभी जवान है, पढ़ा लिखा है, खाने पीने मौज उड़ाने के दिन है तेरे। हाँ, तू यहाँ कैसे फंस गया? बाबा जी, ये मेरा नहीं, आपका और आपके साथियों का कसूर है। अदल और इंसाफ का पैरों तले कुचला जाना, जुल्म और बर्बरियत या दिल दहला देने वाले वाक़े काफ़ी नहीं होते कि लोगों के दिलों को गरमा सकें। इसके लिए ज़रूरत होती है कुछ ऐसी शख्सियतों की जो आवाम के लिए मिशले राह बन सकें, जो उन्हें हर कुर्बानी देने पर आमादा कर सकें। 1913 में गदर पार्टी की बुनियाद रखने वाले कुछ ऐसे ही जांबाज थे जिन्होंने गैर मुल्कों में रहने वाले हिंदुस्तानियों को वतन की राह पर हर चीज़ दांव पर लगा देने के लिए तैयार किया। अमेरिका में गदर पार्टी की बुनियाद डालने वाले ये जाबाज हिंदुस्तानी नौजवानों के लिए भी एक मिसाल बन गए। गदर पार्टी भगत सिंह जैसे नौजवानों,
इनकलाबियों के जहनों को गरमा रही थी, उनकी शख्सियतें ढाल रही थी। लेकिन सिर्फ यही नहीं, गदर पार्टी हिंदुस्तानी नौजवानों के दिलों को तो गरमा ही रही थी, उसके साथ साथ गैर ममालिक में बसने वाले हिंदुस्तानियों को मुत्तहद भी कर रही थी। इनकलाबी नज़रिया रखने वाली ये पार्टी सिर्फ और सिर्फ एक आज़ाद हिंदुस्तान के लिए नहीं लड़ रही थी, ये लड़ रही थी एक समाजवादी ढांचा तैयार करने के लिए। और इस पार्टी में शामिल हुए सोहन सिंह भकना, लाला हरदयाल, करतार सिंह सराबा और काशीराम। बाबा सोहन सिंह भकना गदर पार्टी के बानी तो थे ही, उसके पहले सदर भी रहे। आज़ादी की एक लंबी जद्दोजहद उनकी ज़िंदगी का हिस्सा तो थी ही, लेकिन उसके साथ ही साथ आज़ादी के बाद भी वो गैर बराबरी के ख़िलाफ़ और दहकानों के हुकूक़ के लिए लगातार जद्दोजहद करते रहे। आज़ादी के बाद भी, यानी 1947 के बाद भी, बाबा भकना को उनके ख़यालात के लिए जेल भेजा गया, पर इस इनकलाबी के हौसले कम न हुए। 98 साल की उम्र में 20 दिसंबर 1968 को इस अजीम इनकलाबी ने आखिरी सांस ली। जनवरी 1870 में सोहन सिंह भकना अपने नाना के घर गांव खुतरा खुर्द जिला अमृतसर में पैदा हुए। भकना उनका जद्दी गांव था और वहीं उनकी परवरिश हुई। अभी वो 1 साल के भी नहीं हुए थे कि उनके वालिद करम सिंह जी का इंतकाल हो गया। लगभग 130 बीघा जमीन होने से घर की माली हालत ठीक थी। उनकी वालिदा बीबी राम कौर और दादी हुकम कौर ने बहुत लाड प्यार से उनको पाला और पढ़ने के लिए गुरुद्वारे भेजा, जहां उन्होंने गुरमुखी सीखी। जब वो 11 साल के थे तो उनके गांव में सरकारी स्कूल खुला, जहां से उन्होंने प्राइमरी तक की तालीम उर्दू में हासिल की। 16 बरस की उम्र में खानदान की जिम्मेदारी इन पर आन पड़ी और उन्होंने खेती करना शुरू कर दी। इसी दौरान सोहन सिंह बुरी सोहबत में पड़ गए। एक तरफ शराब और जुए की लत और दूसरी तरफ अंग्रेजी हुकूमत की किसान दुश्मन पॉलिसियां। सोहन सिंह कर्ज के फंदे में फंस गए। खैरियत तो यूं हुई कि नामधारियों के असर में आ गए और शराब और जुआ छोड़कर फिर दोबारा खेती की तरफ लौट गए, पर कर्जा ज्यादा बढ़ चुका था। घर की हालत सुधारने के मकसद से सोहन सिंह काम की तलाश में सन 1909 में अमेरिका गए। पोर्टलैंड में उन्होंने एक लकड़ी के कारखाने में मजदूरी का काम शुरू किया। अमेरिका में कुछ इत्तेफाक ऐसे हुए कि कुछ ऐसे लोगों से सोहन सिंह की मुलाकात हुई जिससे सोहन सिंह भकना की जिंदगी की डगर ही बदल गई। Go back to India. You bloody Indians. Yes, dogs. Yeah, get out. Get out, Indians, dog. Get out. नौकरी तो है, पर तुम लोगों के लिए नहीं। पर क्यों? मेरा मन तो चाहता है कि तुम लोगों को गोली मार दो। हमने क्या गुनाह किया है? तुम्हारा मुल्क का आबादी कितना है? 30 करोड़। 30 करोड़। 30 करोड़ इंसान है या भेड़? इंसान। अगर 30 करोड़ इंसान हैं तो देश अभी तक गुलाम कैसे है? भेड़ों का देश है तुम्हारा, इसलिए तुम्हारा जीना बेकार है। फैक्ट्री के मालिकों का तशद्दुद और हिंदुस्तानियों पर हो रहे जुल्म ने बाबा सोहन सिंह को हिला कर रख दिया। सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं, दुनिया के हर हिस्से में हिंदुस्तानियों पर जुल्म ढाए जा रहे थे और इसकी वजह थी कि उनका मुल्क गुलाम था। खुद हिंदुस्तान में जो सरकार हिंदुस्तानियों पर जुल्म ढा रही हो, वो उनके हक की बात कर ही नहीं सकती थी। बार बार होने वाले इन हमलों ने पोर्टलैंड के इर्द गिर्द रहने वाले हिंदुस्तानियों को
जगा दिया था, उनमें इत्तेहाद पैदा कर दिया था। वो एक दूसरे से मिलने जुलने लगे थे, एक दूसरे का दुख दर्द बांटने लगे थे और हर जोर ज़बरदस्ती के खिलाफ आवाज़ उठाने लगे थे। पोर्टलैंड में अगर किसी एक मज़दूर के साथ जुल्म या ज़्यादती होती या उसके साथ कोई हादसा होता तो सारे हिंदुस्तानी मज़दूर इकट्ठा हो जाते, जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाते और उनका ये इत्तेहाद देखकर एशिया के दूसरे मज़दूर भी उनका साथ देने लगे थे। अमेरिकन इस इत्तेहाद को देखकर उन पर हमला करते हुए हिचकिचाने लगे थे। उधर कनाडा और कैलिफोर्निया में कुछ हिंदुस्तानी, मसलन प्रोफेसर तेजा सिंह, लाला हरदयाल और भाई परमानंद, अपने अपने तरीके से आज़ादी की जद्दोजहद शुरू कर चुके थे। हाँ, मगर अभी कोई तंजीम खड़ी नहीं हो पाई थी। 1912 में बाबू हरनाम, जीडी कुमार और पंडित काशीराम हिंदुस्तानियों से मिलने कनाडा से पोर्टलैंड आए। सोहन सिंह भकना और दूसरे हिंदुस्तानियों के साथ मिलकर इन्होंने एक इनकलाबी सोसाइटी की बुनियाद डाली, हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ पैसिफिक कोस्ट। इस इनकलाबी सोसाइटी का सोहन सिंह भकना को पहला सदर मुंतखब किया गया। यहाँ एक फ़ैसला ये भी लिया गया कि गैर ममालिक में रहने वाले हिंदुस्तानियों को मुनज़्ज़म किया जाए, उनके लिए एक इनकलाबी अखबार भी निकाला जाए। मगर ये एसोसिएशन कुछ ज़्यादा नहीं कर पाई। जीडी कुमार की बीमारी की वजह से इनकलाबी अखबार का सपना भी अधूरा रह गया। इसी बीच करतार सिंह सराबा हिंदुस्तान से अमेरिका आए और उनकी मुलाकात सोहन सिंह से हुई। मार्च 1913 में लाला हरदयाल को पोर्टलैंड बुलाया गया। एक बैठक हुई जिसमें केसर सिंह ठेठगढ़, ठाकुरदास, पंडित कांशीराम, हरनाम वगैरह ने हिस्सा लिया और पुरानी एसोसिएशन को नया नाम दिया गया, हिंद एसोसिएशन ऑफ पैसिफिक कोस्ट, जो बाद में गदर पार्टी के नाम से मशहूर हुई। लाला हरदयाल के साथ, पंडित कांशीराम के साथ बाबा भकना ने वो जिम्मेवारी अपने पे ली कि हम एक ऑर्गेनाइज्ड कमेटी बनाएं जो 1857 का जो गदर है उसकी याद में हम दोबारा भारत को आज़ाद कर सकें। और जो बेसिक उन्होंने मतलब डिफरेंस समझा कि अंग्रेज़ राज जो है वो सिर्फ एक कौम का दूसरी कौम पे राज नहीं, वो एक प्रबंध है जिसे साम्राज्यवाद कहते हैं। उन्होंने दुनिया के जितने उस वक़्त आज़ादी के लड़ाई चल रही थी उन सब के साथ भी संपर्क किया और बाबा भकना एक लगातार, जिसे मतलब हम लिविंग रेवोल्यूशनरी कह सकते हैं, उन्होंने वो जीवन भी जिया। सोहन सिंह भकना को इस नई पार्टी का सदर और लाला हरदयाल को इसका जनरल सेक्रेटरी चुना गया। 1 नवंबर 1913 को वहीं से करतार सिंह सराभा ने रघुबीर दयाल के साथ मिलकर गदर नाम का अखबार छापना शुरू किया। अखबार बहुत मशहूर हुआ और उसकी मदद से पार्टी का नजरिया सारी दुनिया तक पहुंचा। सोहन सिंह भकना की जिम्मेदारी थी कि तंजीम को मजबूत किया जाए और उसे आगे बढ़ाया जाए। धीरे धीरे कनाडा, हांगकांग, शंघाई में रह रहे हिंदुस्तानी भी गदर पार्टी से जुड़ने लगे और इन सब का मकसद था हिंदुस्तान को आजाद करवाना और वहाँ एक समाजवादी समाज कायम करना। गदर पार्टी में जुड़ने वाले लोग अलग अलग पेशे के लोग थे, कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में पढ़ने और पढ़ाने वाले, मिल मजदूर, सिपाही वगैरह। इन सब इनकलाबियों के लिए फौजी तालीम का भी इंतजाम किया गया। 2 जर्नल चुने गए, करतार सिंह सराभा और मास्टर उद्धम सिंह। करतार सिंह सराभा को हवाई जहाज उड़ाने की ट्रेनिंग के लिए जर्मनी भेजा गया। मास्टर उद्धम सिंह ने इनकलाबियों को निशानेबाजी की ट्रेनिंग देना शुरू किया। बम वगैरह बनाने की ट्रेनिंग देने के लिए आयरलैंड के एक इनकलाबी को बुलाया गया और इस तरह इन इनकलाबियों को काबिल फौजी बनाया गया। इसी दौरान सोहन सिंह को पता चला कि अंग्रेजों को इस बात का इल्म हो चुका है कि जापानी जहाज कामागातामारू में सवार होकर बहुत से इनकलाबी वापस हिंदुस्तान जाने का मंसूबा बना रहे हैं। अंग्रेजों को खबर हो चुकी है और उनके कहने पर कनाडा के बंदरगाह कामागातामारू के लिए बंद कर दिए गए।
कामागातामारू हांगकांग के लिए रवाना हो गया, पार्टी ने फैसला किया कि सोहन एक और जहाज में कामागातामारू का पीछा करे, योकोहामा में जाकर बरकतुल्ला भोपाली से मिले और जापान से इस जहाज में सवार होने वाले हिंदुस्तानी इनकलाबियों को हथियार पहुंचाने का कुछ इंतजाम करें। प्रोफेसर बरकतुल्ला भोपाली पहले ही योकोहामा में इन कोशिशों में लगे हुए थे। एक दिन जब सोहन सिंह भकना प्रोफेसर भोपाली के साथ मीटिंग कर रहे थे तो पार्टी ने अमेरिका में कुछ और ही फैसला लिया। ओए सराबे, सोहनिया, कैसे हैं आप? बढ़िया एकदम बढ़िया। मैं बहुत जल्दी में हूँ सोहन सिंह जी, और पार्टी ने फैसला किया है कि आपको यहीं से हिंदुस्तान के लिए रवाना होना, वहाँ इनकलाब के लिए तैयारी शुरू करनी। पिंगले, रास बिहारी बोस और दूसरे साथियों तक यह पैगाम भेज दिया गया। जहाज में आपके साथ हमारे और भी साथी होंगे। तो बाकी निज़ाम मैं अभी कर देता हूँ। सराबा, हमारे और कितने साथी होंगे? ये भी बता देंगे प्रोफेसर साहब, आप तो बस बाबा जी के जाने का इंतज़ाम कीजिए और अमेरिका आने की तैयारी कीजिए, क्योंकि अब पार्टी का हेड ऑफिस आपको ही संभालना है और मुझे बाबा जी के पीछे पीछे हिंदुस्तान जाना है। साथियों, मुझे भी वतन वापस जाकर अपने मुल्क की आज़ादी के लिए लड़ाई करनी है। मुझे यहाँ और वक्त नहीं गंवाना। नहीं प्रोफेसर साहब, आप अभी नहीं। ये सिर्फ हथियारों की जंग नहीं है, बल्कि ये लोगों के ख्यालात बदलने की जंग है। आपको यहीं रहकर सारी दुनिया को बताना है कि हम पर कितना जुल्म हो रहा है। वक्त आने पर पार्टी आपको वापस बुला लेगी। सन 1914 में कलकत्ता में जहाज पर ही सोहन सिंह को उसके 3 साथियों के साथ गिरफ्तार कर लिया जाता है, जहां से उन्हें मुल्तान जेल भेजा जाता है। मुल्तान जेल में उन पर तरह तरह के जुल्म ढाए जाते रहे। उनको जिस्मानी और दिमागी अजियतें तो दी ही गई, उनके खानदान वालों को भी तंग किया गया, पर सोहन सिंह टस से मस न हुए। उन्होंने ये कबूल ही नहीं किया कि वो गदर पार्टी से कोई वास्ता रखते हैं। उनसे सच उगलवाने के लिए तरह तरह के जुल्म ढाए गए, पर सब बेकार। पहला मुकदमा लाहौर साजिश केस अप्रैल 1915 में सेंट्रल जेल लाहौर में शुरू हुआ। भकना समेत 23 मुहिब्बान वतन को सजाए मौत सुनाई गई, पर फांसी लगने से ठीक पहले रघुनाथ सहाय ने मोतीलाल नेहरू और दूसरे लोगों की मदद से 17 मुहिब्बान वतन को फांसी से बचा लिया, क्योंकि न तो उनके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत थे, न उन्हें भारत की सरजमी से गिरफ्तार किया गया था। उनकी फांसी को काला पानी और उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया। वहीं उनके साथी करतार सिंह सराभा, विष्णु गणेश पिंगले, भाई बख्शीश सिंह और दूसरे साथियों को फांसी दे दी गई। पर इससे पार्टी का काम रुका नहीं, क्योंकि पार्टी के खिलाफ कोई भी ठोस सबूत सरकार के हाथ नहीं लगा था। मगर फिर भी अंडमान जेल में सोहन सिंह और उनके दूसरे साथियों पर बहुत जुल्म ढाए गए। खाना खा लो तुम लोग को पता नहीं है, इस जेल का सुपरिटेंडेंट अंग्रेज नहीं हिंदुस्तानी है, और इस जेल में हड़ताल की रिवायत शुरू करोगे तो पता भी नहीं चलेगा कि तुम लोग यहाँ आए भी थे या नहीं। हम सियासी कैदी हैं, कोई चोर या कातिल नहीं है कि हमसे जानवरों से बदतर सलूक किया जाए। हमसे अच्छा सलूक किया जाए। ये खाने को ढंग का खाना और पहनने को अच्छे साफ कपड़े। ये आरामगाह नहीं, ये काला पानी है। मैंने तुम्हें यहाँ समझाने के लिए नहीं भेजा था। भूख हड़ताल नहीं तोड़ते तो इन्हें कोलू पर लगा दो। 30 पौंड से जरा भी कम तेल निकलते हैं तो 30 के बजाय 40 पे। वंदे भारत माता की, वंदे वंदे भारत माता की। हर रोज लगातार जुल्म ने सोहन सिंह और उनके साथियों के इरादों को और भी मजबूत कर दिया। वो उतनी ही हिम्मत के साथ, मजबूत इरादे के साथ अपनी मांगों पर डटे रहे और आखिरकार अंग्रेजी हुकूमत ने उनके सामने हथियार डाल दिए।
हिंदुस्तानी सिपाहियों के साथ साथ अंग्रेज़ी सिपाहियों को भी तैनात कर दिया गया ताकि उनका राब्ता मरकज़ी कैद खाने के साथ बना रहे। तकरीबन 7 साल काला पानी काटने के बाद 17 सियासी कैदियों को पहले मद्रास और उसके बाद यरवदा जेल भेज दिया गया। यरवदा जेल में उन पर काला पानी से भी ज़्यादा सख्तियाँ की गई। यहाँ कई सियासी कैदी बीमार पड़ गए। यहाँ भी सोहन सिंह ने भूख हड़ताल शुरू कर दी। यरवदा जेल के एहलकारों ने सोहन सिंह और केसर सिंह को लाहौर जेल भेज दिया। यहाँ सोहन सिंह की मुलाकात हुई भगत सिंह और उनके साथियों से। यहाँ भी सोहन सिंह ने भगत सिंह के साथ मिलकर भूख हड़ताल शुरू कर दी। यार भगत, तू तो अभी जवान है, पढ़ा लिखा है, खाने पीने मौज उड़ाने के दिन है तेरे। हाँ? तू यहाँ कैसे फंस गया? बाबा जी, ये मेरा नहीं, आपका और आपके साथियों का कसूर है। अगर आपके साथी करतार सिंह सराबा हंस हंस कर फांसी न लटकते और आप अंडमान के नर्क में पड़कर लड़ाई न लड़ते तो शायद मैं भी यहाँ ना होता। बाबा जी, आपका और हमारा मकसद एक ही है, समाजवाद। लंबी कैद काटने के बाद जुलाई 1930 में उन्हें बिना शर्त रिहा कर दिया गया। रिहाई के बाद वो अपने गांव भकना वापस आ गए, लेकिन इनकलाब का सबक जो एक बार सीख ले उसे जिंदगी भर नहीं भूलता। और यही सोहन सिंह भकना के साथ भी हुआ। यहाँ भी वो एक दिन भी चैन से नहीं बैठे और यहाँ भी जिद्दोजहद की शुरुआत कर दी। उन्होंने अपनी जमीन पर कीर्ति किसान आश्रम चलाया। यहीं से किसानों के हक की लड़ाई शुरू की गई। कीर्ति किसान आश्रम में शहीदों के बच्चों को अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाया जाता और हुब्बुल वतनी का सबक भी पढ़ाया जाता। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था। उधर कांग्रेस की तहरीक मुल्क भर में जोर पकड़ रही थी। बाबा जी अब उसमें भी कूद पड़े और इस तहरीक को शहरों से गांव में लाने का काम किया। बाबा ज्वाला सिंह के इंतकाल के बाद किसान तहरीक का काम भी बाबा के कंधों पर आ गया। अब वो किसान कमेटी में शामिल हो गए, जिससे पंजाब में एक नई किसान लहर शुरू हुई। ये लहर इतनी बड़ी थी कि लाहौर किसान धरने में लगभग 5000 किसानों ने गिरफ्तारी दी, जिसमें औरतें भी शामिल थीं। इस तहरीक ने सरकार की नाक में दम कर दिया। इस तरह के धरने अमृतसर और दूसरी कई जगहों पर भी हुए और इन सब में बाबा सोहन सिंह भकना की शिरकत मरकजी अहमियत की हामिल थी। सरकार ने उन्हें उनके ही गांव में नजरबंद कर दिया। थोड़े दिनों बाद नजरबंदी तोड़ने के जुर्म में उन्हें 6 महीने के लिए जेल भेज दिया गया। उसके बाद उन्हें 2 बार फिर गिरफ्तार किया गया। कुल मिलाकर बाबा सोहन सिंह भकना ने अपनी उम्र के 26 साल या यूं कहें कि सोहन सिंह भकना ने हिंदुस्तान की आजादी और हिंदुस्तान के आवाम की खुशहाली के लिए लड़ी जाने वाली लड़ाई में अपनी शिरकत की कीमत अपनी कुल जिंदगी का 1/4 हिस्सा जेल में बिताकर अदा की। 15 अगस्त 1947 को मुल्क आज़ाद हुआ, मगर बाबा सोहन सिंह की जद्दोजहद न रुकनी थी न रुकी। अभी उनका मकसद पूरा नहीं हुआ था। मकसद था एक सोशलिस्ट समाज बनाना। बंटवारे से पैदा होने वाले कत्लेआम और बर्बरता ने उन्हें 77 साल की उम्र में फिर एक बार मजबूर कर दिया कि वो इस बर्बरता के खिलाफ खड़े हों। वो उसी शिद्दत के साथ, वो उसी हिम्मत के साथ लोगों की जान बचाने में जुट गए। इस इलाके में उन्होंने हज़ारों लोगों की जान बचाई। मार्च 1948 कीर्ति आश्रम, बाबा जी और उनके साथी कॉमरेड सोहन सिंह जोश 7-8 दूसरे साथियों के साथ गिरफ्तार कर लिए गए। उनकी गिरफ्तारी की वजह न तो सरकार के पास थी और ना हिंदुस्तानी पुलिस के पास। आज़ाद हिंदुस्तान में अंग्रेज़ी सरकार से ज़्यादा जुल्म तोड़े गए इस इनकलाबी पर। उन्होंने एक बार फिर भूख हड़ताल शुरू की। ये भूख हड़ताल 27-28 दिन तक चलती रही। संत विशाखा सिंह और दूसरे साथियों ने पंडित जवाहरलाल नेहरू से मुलाकात की, गम और गुस्से का इजहार किया। 3-4 दिन बाद सारे साथी रिहा कर दिए गए।
मगर इस भूख हड़ताल ने बाबा जी को बेहद कमज़ोर बना दिया था। अब उनकी कमर झुक चुकी थी। बाबा भगना जी कम्युनिस्ट लहर में भी शामिल हुए और बहुत सक्रिय रोल उन्होंने निभाया। और जब कम्युनिस्ट पार्टी देश की आज़ादी के बाद उसको बैन कर दिया गया तो बहुत सारे कम्युनिस्ट आगू गिरफ्तार कर लिए गए, तो बाबा भगना जी भी उसमें गिरफ्तार कर लिए गए। और आप जानते हैं कि उनकी ज़िंदगी के पूरे 26 साल उन्होंने जेल में बिताए। ज़रा हम अंतर्ध्यान होकर इस बात को ज़रा सोचें कि अपनी ज़िंदगी पर हम थोड़ी सी झात पाकर देखें तो फिर हमें अनुमान होगा कि अपनी ज़िंदगी के 26 साल आप लोग जेल की काल कोठरी में बिता देते हैं। तो बाबा जी ज़्यादा उम्र के थे, तो उस भूख हड़ताल की वजह से जो उन्होंने योल कैंप में की कम्युनिस्ट नेताओं के साथ, उनकी पीठ जो है उसमें कुब पड़ गया था। बाबा जी काफ़ी वक्त तक किसान सभा से जुड़े रहे। उन्होंने किसानों को मुत्तहद करने की लगातार कोशिश की और उनकी आवाज़ सारे हिंदुस्तान में आखिरी दम तक पहुंचाते रहे। उम्र की 8 दहाइयां पार करने के बाद भी बाबा जी मुल्क और उसके अवाम के लिए काम करते रहे। अवामी तहरीकों के अलावा वो समाज सुधार की तहरीकों में भी पूरे जोश और खरोश से शामिल रहे। स्कूल बनवाना, देशभक्त यादगार हॉल जालंधर की बुनियाद रखना या सूखे और कहत से घिरे लोगों को जरूरी मदद मुहैया करवाने में वो कभी पीछे नहीं रहे। बहुत सादी जिंदगी जी और सरकार से कभी भी किसी तरह की कोई मदद नहीं ली। किसान सभा से भी वो ताउम्र जुड़े रहे। उन्होंने बीमारी की हालत में भी नौजवानों को लामबंद करने के लिए काफी कुछ पैम्फलेट तैयार किए, जो आज के दौर में भी उतने ही कारआमद है जितने तब थे। मेरे हमवतनों, आपको खुद सोचना होगा, जो आजादी हमें मिली है, क्या वो वाकई आजादी है? क्या देश का हर तबका सुकून से जिंदगी बसर कर पा रहा है? आज कितने लोग बिना छत के फुटपाथ पर अपनी जिंदगी गुजार देते हैं, वहीं चंद लोग देश को लूटने में लगे हैं। क्या यही आजादी हमें चाहिए थी? गुलामी चाहे अपनों की हो या गैरों की, माशी हो या सियासी, और या मजहब के नाम पर पैदा की गई ऊंच नीच हो, इससे बड़ा गुनाह और कोई दूसरा नहीं है। इंसानियत के कत्ल से बड़ा जुर्म और हो ही कह सकता है। ऐसे खूंखार निजाम को चलाने वाली सरकार, चाहे कोई भी हो, अपनी या पराई, उसको उखाड़ना हमारा मकसद होना चाहिए। जो इस तरह की गुलामी को बर्दाश्त करता है वो कायर है, वो बुज़दिल है। एक ऐसा प्रोग्राम जो आपको हंसाएगा, गुदगुदाएगा और कभी संजीदा कर जाएगा। बस गए उसकी आंखों में हम, सीप के मोतियों की तरह।